SP ताहिर दावड़ का जज्द खाकी अफगान हकाम ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी। वज़ीर इत्तलात अपोजिशन के खिलाफ बयान पर माफ़ी मांगे, अपोजिशन का मुतालबा। क्या वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी सेनेट में अपोजिशन से माफ़ी मांगेंगे? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी से, साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर से, सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से और रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अपोजिशन के खिलाफ 16 बयानियां जो थी वो रंग ले आई हैं। सेनेट में आज एक रूलिंग दी गई जिसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को ये कहा गया कि वो दाखिल नहीं हो सकते सेनेट में जब तक वो अपने बयान के ऊपर माफ़ी नहीं मांगते। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो कल भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि वो ये कहते हैं कि उनका वोटर और सपोर्टर एक्सपेक्ट करता है कि बात ज़ोरदार हो, जो चोर है उसको चोर कहा जाए, मगर मुसलसल अपोजिशन इस पर एहतजाज कर रही थी। कल कहा क्या था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, लेट्स वॉच दैट। जो बलोचिस्तान मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। ये सारे मसाइल जूं के तूं क्यों हैं? इसलिए है कि महमूद अचकज़ईज़ ऑफ दिस कंट्री, फजलुर रहमान्स ऑफ दिस कंट्री, शरीफ्स ऑफ दिस कंट्री, ज़रदारीज़ ऑफ दिस कंट्री फिर आज लूटेड एंड प्लंडर्ड। दूसरे हाउस के मेंबर थे, आप फिर उनकी बात करते हैं जी, इस तरह ना करें जी। ये वो लोग हैं, ये नहीं करेंगे इस तरह की बात। सर मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप इस तरह की बात क्यों करते हैं फवाद साहब? हाउस का माहौल खराब करें। सर हाउस का डेकोरम कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह ना करें कि एक तरह पैसा आपके पास गया, कहाँ गया, इनका अपना जो हाउस का डेकोरम खराब हो जाता है। खुदा का खौफ करेंगे लोग। इन लोगों ने जिस तरीके से ये खड़े होते हैं और एंटी पाकिस्तान के पाकिस्तान को बातें सुनाते हैं, अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। आज सेनेट में पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर उनकी शहीर रहमान साहिबा, उन्होंने शदीद मजम्मत भी की। उन्होंने ये कहा कि हम ऐवान में ही नहीं आएंगे, हम बाहर बैठ के ऐवान चलाएंगे। लेट्स वॉच शहीर रहमान। समझती हूँ पार्लियामान की जो बेइज्जती हुई है उसको आपने, लीडर ऑफ हाउस ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, सारे हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स और पूरे फाजिल मेंबरों ने अपोजिशन के ख़ास तौर पे मिलकर एक बहुत अहम, मैं समझती हूँ, कदम लिया है। लेकिन इसमें चेयरमैन साहब उन्होंने आके फिर ये नहीं शुरू करना है। उन्होंने आके हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स के नाम चोर डाकू का लफ्ज इस्तेमाल करना, हर चीज में यहाँ मुड़ के उंगली दिखा के कह देना, हर चीज का जवाब उनका ये होता है कि आप चोर डाकू हैं, आप चोर डाकू हैं, आपकी हैसियत क्या है? तो आप जानते हैं हमसे बेहतर कि ये तर्ज गुफ्तगू ना पार्लिमानी है, ना मैं समझती हूँ कि हौसला मंद है किसी के लिए। शहीर रहमान साहिबा ने कहा कि ये पार्लिमानी तरीक़ेकार नहीं है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। चेयरमैन सेनेट की जानिब से आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को कहा गया है कि माफ़ी मांगें, जब तक माफ़ी नहीं मांगते दाखिल नहीं हो सकते ऐवान में। आपके ख्याल से इससे माहौल ठीक होगा या मज़ीद बिगड़ जाएगा? जी उम्मीद तो है, क्योंकि ये इस बेतदबीरी में गालिबन कौन सा मकसद छुपा हुआ है कि बजाय ये कि हुकूमत अपने 100 दिन जो अब बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं उनमें कुछ कौम को दिखाने के काबिल होती, उस पर काम करती। वाहिद अचीवमेंट यही की है कि अपोजिशन के लोगों को लान तान किया है, उनके साथ गलत ज़बान इस्तेमाल की है, प्रोवोक किया है। और ये पहली हमने गवर्नमेंट देखी है कि जो आमतौर पर अपोजिशन का काम होता है प्रोवोक करना, लेकिन इसमें हुकूमती वज़रा जो हैं वो एक तसलसल से जिस किस्म की ज़बान दराजी फरमा रहे हैं, तो मुझे तो उम्मीद यही है कि चेयरमैन सेनेट ने भी एक, मैं कहूँगा कि बड़े पेशेंस और थक हारने के बाद जो है आज की रूलिंग जारी की है, क्योंकि बहुत दिनों से सेनेट में ये इस तरह की जो बदजुबानी थी वो हुकूमती बेंचों की तरफ से हो रही थी, उसका जवाब भी फिर दिया जा रहा था हुकूमती बेंच तो नहीं था, अपोजिशन के बेंचेस से। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने भी वहाँ पे तकरीर की, हमने हुकूमत के खिलाफ भी वहाँ पर काफ़ी आवाज़ उठती हुई देखी है।
सो क्या हम कह सकते हैं सिर्फ हुकूमत की तरफ से हो रहा था? नहीं, देखिए ना जी, ऑपोजिशन का काम प्रोवोक करना है, और ख़ास तौर पे मैं और आप पूरी कौम शाहिद है कि वो ऑपोजिशन जिसकी वलादत कंटेनर पर हुई थी, वो तो 4 सालों से तो यही काम कर रहे हैं ना, तान व तशनी और दुश्मनाम तराजी और इल्ज़ाम घाड़े हैं। लेकिन उम्मीद ये थी कि जब हुकूमत इनके पास आ गई है तो हुकूमत में आके तो इन्होंने मामलात को एक ख़ास तरतीब से और मामला फहमी से लेकर चलना है। लेकिन बजाय ये कि मामला फहमी का सबूत दें, ये जवाब दर जवाब और जो प्रोवोकेशन अगेंस्ट प्रोवोकेशन टिट फॉर टैट में फंस गए। इनको जो अपना काम है उस पर फोकस करना चाहिए। ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगी, ऑपोजिशन का काम ही ये है। और जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये कहते नहीं थकते थे कि ये हमारा हक है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि आज के वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एक बड़ा यादगार जुमला फरमाया था कि ऑपोजिशन का काम इल्ज़ाम लगाना है और हुकूमत का काम सबूत देना है। तो अब जबकि ये खुद हुकूमत है तो इनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं हो सकता कि वो ऑपोजिशन की ज़बान में अगर जवाब देंगे तो फिर ऐवान जो है उसमें मामलात आगे नहीं चलेंगे, जिसका एक नतीजा हमने ये देखा है कि अब चूंकि 100 दिन मुकम्मल होने को आए हैं और हुकूमत किसी भी किस्म की कानून साजी करने में मुकम्मल नाकाम है, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और सवाए एक सप्लीमेंट्री बिल जो पास किया इन्होंने, मनी बिल, कोई किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं कर सके, कोई तरजीहात का तयन नहीं कर सके। सिर्फ ये है कि गुफ्तगू दर गुफ्तगू हमने ऐवानों में देखी है, जिसका पाकिस्तान की आवाम जिनको बिजली की महंगाई का सामना है, गैस की महंगाई का सामना है, किसानों को खाद की महंगाई का सामना है, हर चीज़ उनको महंगी होती हुई नज़र आ रही है। अक्टूबर में 4 साल में हमने देखा कि महंगाई सबसे जो हाईएस्ट शरह पे गई 7%। तो जब आवाम को इस चीज़ों का सामना है तो वो अपने ऐवानों को देखते हैं, तो ऐवानों में उनकी आवाज़ और उनके मामलात की बजाय ये नजर आता है कि शायद कोई पता नहीं गालिबन आपस में कोई लड़ाई हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है और इसको बिल आखिर इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है कि वो दोनों ऐवानों को मामला फहमी से लेकर चलें। ठीक, चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी लीडर भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं आप चेयरमैन सेनेट की इस रूलिंग को? के लिए तैयार नहीं, रोज उठकर एक ही राग लाप रहे हैं। 100 दिनों में काम तो ये कर नहीं सके, डायरेक्शन इनको है कोई नहीं। तो ये सारा सिर्फ ये एक काम इन्होंने किया है कमाल का। पार्लिमानी तारीख की नई नई गालियां जरूर ईजाद की हैं जो इससे पहले हाउसेस में नहीं थी। ये एक इनके पार्ट पे जाता है और तो कोई काम नहीं किया, तो इसलिए ये सारी चीजें ये करते। और अगर ये इसी तरह से लगे रहे तो ये तो बहुत खराबी पैदा हो जाएगी, इनके अपने लिए बहुत बड़ी। डॉक्टर मोहित पीरजादा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। मैं, आप और हमारे दीगर साथी ये चाहेंगे कि हम 100 डे एजेंडा के बारे में बात करें, हमें कोई पता चले कि कहाँ तक मामला पहुंचे हैं, कौन सी नई लेजिस्लेशन है। इस वक्त जो माहौल हम मुसलसल देख रहे हैं, आपके ख्याल से ये ठीक है आगे लेके जाने को, या ऐसे सस्टेन कर सकेंगे? देखिए, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही इस माहौल के अंदर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान में लड़ाई होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। यहाँ पर बदकिस्मती से सिर्फ इतना है कि वो लड़ाई इश्यूज पे नहीं हो रही, वो जातियात की शक्ल इख्तियार कर रही है। और ये जो आज हुआ है जिसमें सादिक संजानी साहब ने रूलिंग की है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है फेडरेशन का, उसको उन्होंने सेशन की हद तक, ये मत समझें कि सेनेट की तमाम कार्रवाई से रोक दिया है। ये जो इस वक्त का सेशन चल रहा है इसमें उन्होंने उनके बैन लगा दिया एंट्री पे, जब तक कि वो अपोलोजाइज नहीं करते। ये देखना है कि वो अपोलोजाइज करते हैं कि नहीं करते। मेरा ख्याल है शायद वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। लेकिन सादिक संजरानी भी एक इंतहाई कमजोर चेयरमैन सेनेट की हैसियत से सामने आ रहे हैं, जो इश्यूज को मेडिएट बिल्कुल नहीं कर पा रहे। ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ अक्टूबर में जब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने सेनेट पे खड़े होकर ये कहा कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यहाँ आया है, इसने मेरे बारे में जो कमेंट्स किए थे जाती तौर पे नेशनल असेंबली के अंदर, उसके ये वहां पे माफी मांगे। वहां पर अगर सादिक संजरानी साहब एक सीरियस मैनेजर होते तो वो मुशाहिदुल्लाह साहब को समझाते कि वो नेशनल असेंबली का मामला है, ये इस वक्त सेनेट का मामला है, इसको जाने दें, इसको खत्म करें। वहां पर एक झगड़ा शुरू हो गया, उसके बाद से एक बैकग्राउंड बन चुका है जिसके तसलसल में ये बात चल रही है। और आप देखिए सेनेट अपर चेंबर है, यूएस सेनेट की डिस्कशन देखें, हमारी डिस्कशन देखें लेवल जरा, तो सेनेट में कोई इशू डिस्कस नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जातियात के जो इश्यूज हैं वो उठाए जा रहे हैं। और कुछ मुझे तो ऐसा लगता है कि चूंकि दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर भी हैं, 4 कम से कम टेलीविजन चैनल भी उसके साथ हैं जो बहुत शदीद अंडर प्रेशर है। तो
ये सब कोशिश ये है कि कोई ऐसा माहौल बनाया जाए गवर्नमेंट के लिए जिसमें से वो जो केसेस हैं, जहां पे कहीं FIA का, कहीं नैब का, कहीं अदालतों का जो शिकंजा है वो कहीं नवाज शरीफ साहब उनके खानदान के गिर्द, कहीं आसिफ अली जरदारी साहब के गिर्द तंग होता चला जा रहा है, उसमें कोई रिलैक्सेशन हासिल की जाए ताकि कोई ग्राउंड बन सके क्विड प्रो क्वो का। और ये जो गवर्नमेंट है जो यकीनी तौर पर जो है उनको स्पेस नहीं दे रही, क्योंकि इससे पहले का जो हमारा ट्रेडिशन रहा है 10 बरस का, बल्कि इससे पीछे का भी, वो ये था कि आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, फिर कुछ मुकमुका हो जाता है, कुछ बिहाइंड द सीन रिलीफ होती है। यहां पर इमरान खान की शख्सियत के अंदर शक्ल में एक खासी एक ऐसी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर्सनालिटी आ गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जो वो सियासी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही या कर नहीं सकती, या उसमें कैपेसिटी नहीं है, या उसको आदत नहीं है, या कल्चर नहीं है, या उसके पीछे सपोर्ट बेस इस किस्म का है कि वो क्विड प्रो को यहां पे नहीं हो पा रहा जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता था। और फवाद चौधरी का तो मसला यह है कि ही इज बीइंग ओवर यूज्ड बाय PTI, बिकॉज फवाद चौधरी वाहिद उनका टूल या वेपन या मसल बन चुके हैं। PTI के पास टॉकिंग हेड्स नहीं है। बट डू यू आल्सो सी कि फवाद चौधरी अकेला खुद नहीं है, फवाद चौधरी के पीछे प्राइम मिनिस्टर की फुल बैकिंग है। हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं वो उसको इंडोर्स करते हैं। अभी कल भी उनका स्टेटमेंट ये आया है। सो हम ये समझें कि इट्स नॉट जस्ट फवाद चौधरी, इट्स PTI, इट्स प्राइम मिनिस्टर। नहीं, वरना तो वो चुप हो जाते। आप सही कह रही हैं फरिया, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का बिहाइंड द सीन ब्लेसिंग ना होती तो फिर जाहिर है कि वो इतना अग्रेसिव स्टैंड ना लेते, लेकिन चूंकि उनके पास टूल नहीं है। देखें, सेनेटर फैसल जावेद को 4-5 दिन पहले अनलीश किया गया था, वो भी बड़े कामयाब बोलने में निकले। अदरवाइज जिस तरह से आप देखिए, ख्वाजा साद रफीक साहब एक्सीलेंट स्पीकर, वेरी आर्टिकुलेट स्पीकर, खुर्रम दस्तगीर वेरी आर्टिकुलेट स्पीकर, एहसन इकबाल वेरी आर्टिकुलेट स्पीकर, राना सनाउल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर। PTI का क्राइसिस कि उनके पास सिर्फ एक मिसाइल है, S-400, एक S-400 है, वो फवाद चौधरी। ओके, सो ओनली फवाद चौधरी वर्सेस सो मेनी सदाकत सेनेट में जी, वो पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में नहीं था। कल मेरे फाजिल जो वजीर इत्तलात साहब हैं, उनका तोपों का रुख जो है वो बलोचिस्तान की पार्टी अचकजई साहब की जो पार्टी है उसकी तरफ तक कल है ना। बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान का भी उन्होंने जिक्र किया, जरदारी साहब का भी जिक्र किया और उनको जनरलाइज कर दिया। आई कम टू यू सदाकत अब्बासी साहब के लिए एक नजर दिखाते हैं। अभी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया उन्होंने कि एक अकेले बैटल लड़े हैं फवाद चौधरी साहब PTI में। PTI के लोग क्या क्या कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक। लुटमार का जो रिश्ते एक दूसरे के फफेद, चेर और मलेर हैं। Mahmood Achakzais of this country, Fazlur Rahmans of this country, Sharifs of this country, Zardaris of this country has looted and plundered दूसरे हाउस के। जब हमने किसी का नाम नहीं लिया, चोरों को तो बंदा जेल में डालता है ना, उनको हार तो नहीं पहना था। आले शरीफ का बुनियादी तौर पर एक मनासी बन के उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बसर की है। और डाकू को डाकू कह दो तो बहुत माइंड करते हैं। जमड़ी चली जाए दमड़ी ना जाए, इसके मज़दाक या हाजिरी भी प्रॉक्सी भी लगा रहे हैं कि 2500 रुपये डेली मिलता रहे। ये मुझे नहीं समझ आता कि लूट मार तो पार्लिमानी है और डाकुओं को डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं। एक और अपॉलॉजी का कह दिया गया है। आप स्पेशली पंजाब के मिनिस्टर की देख लें कि अब तक कितनी दफा माफिया मांग चुके हैं। ये क्या वजह आपको बार बार माफी मांगनी पड़ती है? फरिया, बहुत शुक्रिया। फरिया, एक तो यह है कि फवाद चौधरी क्यों बोल रहे हैं। फवाद चौधरी हमारी इस गवर्नमेंट के तर्जुमान है और उनकी ड्यूटी है। बाकी हमारे 35 मिनिस्टर जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और 100 दिनों में उन्होंने अपना काम आवाम के सामने रखना है। फवाद चौधरी बीइंग द स्पोक्स पर्सन, उनकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट का नैरेटिव बनाएं और काउंटर नैरेटिव दें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस हुकूमत का एक फोकल पॉइंट है, वो है करप्शन के खिलाफ ड्राइव, एंटी करप्शन ड्राइव। और जो गलती से या खुशकिस्मती या बदकिस्मती जो हमारे ओपोनेंट हैं वो सारे इस वक्त उनके गर्दन के गिर्द नैब का घेरा इंतहाई करीब पहुंच चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब सजा काट रहे हैं और जमानत पे बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, जरदारी साहब के रिलेटेड। अब्बासी साहब, जब आप ये नैरेटिव देते हैं तो फिर ऑपोजिशन आप पे इल्जाम लगाती है कि आप नैब को इन्फ्लुएंस करे हैं। अगर आपने अकाउंटेबिलिटी नैब से करानी है, FIA से करानी है, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है तो आप क्यों ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बार बार? आई मीन, इसका आपको फायदा हो रहा है? देखिए ना, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि वो जो सीख पा हो रहे हैं उसके पीछे उनको वाजे नजर आ रहा है। जैसे मोहित साहब ने कहा कि इनको कहीं से कोई
नरम हाथ नहीं मिलेगा। इमरान खान उनको लग रहा है कि बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि इनको कहीं से माफ़ी नहीं मिलेगी, हमारी तरफ से कम अज़ कम नहीं मिलेगी। हमारा वोट लेने का जो सबसे बड़ा पॉइंट था, सेलिंग पॉइंट था, वो था कि इमरान खान एक फाइनेंशियली क्रेडिबल आदमी है और वो इस मुल्क की पिछले 10 सालों में जो तबाही हुई है मईशत की, उसको ठीक करने में कम अज़ कम लूट और प्लंडर को रोक सकते हैं। इन्होंने कहा कि बदतमीजी करते हैं। जितने आपने शॉर्ट सुनवाए सब में एक जुमला है, चोरी और डकैती, जबकि वापस पे कभी मैं वो जुमले बोल नहीं सकता जो राना सराह ने बोले, मैं वो जुमले बोल नहीं सकता जो मुशाहिद हुसैन ने बोले। तो आप देखें, मुशाहिद हुसैन नहीं, मुशाहिदुल्लाह सॉरी उन्होंने बोले। तो पॉइंट ये है कि एक नैरेटिव है। हम क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीटीआई को बहुत बड़ी मुसीबत पड़ी है इन जो 100 दिनों में, वो थी इकोनॉमी के मिसमैनेजमेंट, और उसके पीछे एक फैक्टर था पिछले 10 सालों में आउट ऑफ कंट्रोल लोन्स और उन लोन्स का मिसयूज। लिहाजा हम अपनी पॉलिसी के बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि चीखने चिल्लाने वाले ये जिस जगह गए हैं, मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के साथ बदतमीजियां, ये JIT में गए, JIT गलत होगी, नैब अदालत में गए तो जस्टिस जज बशीर साहब बुगत से भरे हुए थे। अब अगर नैब का इदारा है तो वो इनके खिलाफ विक्टिमाइज कर रहा है। आप टारगेट समझे और इस टारगेट को सियासी तौर पे समझे तो आपको ना ये बदतमीजी लगेगी और ना ये सियासत गलत लगेगी। बिल्कुल सही डायरेक्शन में इनका चीखना चलाना भी आपको समझ आना चाहिए और हमारा भी जो नैरेटिव है वो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, हम एक वक्फा लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। एंड वेलकम बैक। क्या माहौल की दुरुस्तगी सिर्फ हुकूमत का काम है, अपोजिशन का काम है तनकीद करना, मगर हुकूमत ने साथ लेके चलना है? चौधरी साहब, अभी वक्त से पहले हम यही बात कर रहे थे, फवाद चौधरी का ये एक नुक्ता है, उनका नुक्ता ये है कि अगर हुकूमत करप्ट नासिर को पकड़ने की बात करती है, किसी का नाम नहीं लेते, हम सिर्फ चोर को चोर कहते हैं, तो इस पर अपोजिशन क्यों एतराज करती है? उनको तो साथ देना चाहिए हुकूमत का। पॉइंट समझेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इनकी इंक्वायरीज और इनके इश्यूज भी सारे के सारे सामने आ गए, बाहर आ गए। तो अब तो जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसको ये समझते हैं उस पर इन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि आप एक जो मर्जी कहते रहें और जिस तरह से मर्जी कहते रहें, कोई आपको पूछने वाला ना हो और कोई आपको कहने वाला ना। लेकिन चौधरी साहब, नैरेटिव भी तो वही अब आपका भी बनता जा रहा है जो पहले PMLN का था। आसिफ ज़रदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहबा को 10 दिसंबर तक जमानत में तौसीह मिल गई, लेकिन पीपल्स पार्टी इस केस को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के केसेस से मिला रही है, क्यों? नहीं, हुकूमत कब पकड़ रही है? फिर साथ ही कहते हैं कि हमारा नैब से कोई ताल्लुक नहीं। या तो कहें कि हम पकड़ रहे हैं, बात करें ना। जहां तक ये है कि हम तो इनसे भी फेयर चीज चाहते हैं। आप एक कानून पे सबके साथ एक जैसा सलूक करेंगे ना। अगर जहांगीर खान तरीन साहब के निकल आते हैं अकाउंट्स तो वो कहते हैं कि नहीं वो ठीक है, दूसरों के गलत है। जायदाद बाहर की सबको गालियां देते हैं। जब पूछते हैं कि खान साहब की बहन की है तो फिर ये उस पर गालियां देना शुरू हो जाते हैं। जवाब दें कि वो कहाँ से आई है, क्या है क्या नहीं। फिर कहते हैं वो उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं, इवन पब्लिक ऑफिस नहीं है, तो फिर बताया जाए कि वो कहाँ से आए पैसे। फिर कहते हैं हम कि 11 इंक्वायरीज और 21 लोगों के KPK के अंदर है। उनके एहतसाब से लेकर बिलियन ट्री से लेकर खैबर बैंक से लेकर BRT से लेकर मालूम जब्बा से लेकर कौन सा महकमा है जहाँ पे अब हाथ डाला जा रहा है। ऊपर से तो इनकी गवर्नमेंट आ गई, नहीं आती तो देखते इस सैकड़ों केसेस निकले। अब वहां पे गिरफ्तारियां कोई नहीं हो रही। पंजाब में अलीम खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही, सिंध में गिरफ्तारियां नहीं हो रही, बलूचिस्तान में जुबैदा जलाल बैठी है। सारे के सारे करप्ट लोग इन्होंने NRO उनको देकर साथ बिठा लिया है। क्या है मगर इनका खुरम दस्तगीर साहब, आई विल ब्रिंग दिस टू यू, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से PMLN भी बड़ी स्टेटमेंट्स देती रही है, करप्शन के इल्जामात लगाती रही है। आज अगर ये एहतसाब हो रहा है और उनकी प्ली है कि बाकियों का भी हो, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ ये है कि आपने अलग-अलग करनी है दो चीजें। एक है एहतसाब, जो हमारी उम्मीद है कि शवाहिद, सबूत, एविडेंस की बुनियाद पर होगा।
दूसरा, ये जो मेलाए इल्जामा लगाया हुआ है हुकूमत ने पार्लियामान के अंदर, आप मेरी गुजारिश है इस प्रोग्राम के दौरान दिखा दें कि मेरे फाजिल वजीर इत्तलाआत ने कल जब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को अटैक किया तो उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के कहा कि ये तो सब लूट कर खा गए हैं। अब ये जो जब आप बार बार ये बात करेंगे ना, लूट कर खा गए हैं बगैर किसी एविडेंस के, या तो आप ये कहें कि जी हमारे पास एविडेंस थी, हमने नैब को भिजवा दी है और नैब उस पर रेफरेंस दायर करेगा। लेकिन जब आप गुस्से में आकर ये कहते हैं, और ये भी उन्होंने एक लाजवाल जुमला फरमा दिया जो वापस नहीं होगा, कि ऐवान का कोई डेकोरम नहीं होता। ये भी सुनाई अपने नाजरीन को कि उन्होंने ये कल फरमाया सेनेट में खड़े होकर कि ऐवान का कोई डेकोरम नहीं होता। मेरे भाई, डेकोरम होता है। 71 साल से जैसी भी हमारी जमहूरियत रही है, एक डेकोरम रहा है। आप डेकोरम को तोड़ रहे हैं। बात करनी है शवाहिद से करें, आपके पास हुकूमत है, आप नैब को रेफरेंस भेज सकते हैं, आप एविडेंस इकट्ठी करके बनाएं, लेकिन बगैर सबूत के, बगैर किसी वजह के, सिर्फ शोर उठाने के लिए, तवज्जो अपनी जो बिल्कुल सिफर कारकर्दगी है और फिक्री दिवालियापन है, उससे तवज्जो हटाने के लिए हर रोज ऐवानों में लड़ाई ना करें। अवाम देख रहे हैं और अवाम को समझ आ रही है कि यह हुकूमत जो है, जो मौलाना हाली ने कहा था, जर्फ जो खाली है सदा देता है। जो खाली बर्तन है उसकी ज्यादा आवाज आती है, तो खाली बर्तन बज रहे हैं ऐवान में। लेकिन सर क्यों यहीं पे, इससे मैंने बाद में आपसे बात पूछनी थी, क्योंकि आपने खुद ही ऐवान की बारदस्ती की बात कर दी, ऐवान के तकद्दुस की बात कर दी, तो फिर कल जो नवाज शरीफ साहब इस्तिस्ना मांग रहे हैं अपने बयान पर, जो उन्होंने, वो भी तो पार्लियामेंट का तकद्दुस है। पहले लेट्स हैव अ लुक कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था पार्लियामेंट में। लेट्स टेक अ लुक। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री के फरोग से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। ये भी तो पार्लियामेंट का तकद्दुस है कि जो बात की जाए उसको पर डिस्कस करते हैं। कल इस्तिस्ना मांग लिया नवाज शरीफ साहब ने, कि जो मैंने कहा पार्लियामेंट में। देखिए ना जी, मेरी गुजारिश है कि यहाँ माशाल्लाह दूसरे लोग भी बैठे हैं। इस्तिस्ना मांगा नहीं जाता। 1973 के आइन का आर्टिकल 66 में दर्ज है। मैंने नहीं किया, नवाज शरीफ ने नहीं किया, सदाकत अब्बासी ने नहीं किया। 1973 में जब आइन लिखा गया था, तब यह कहा था कि पार्लियामान में की गई कोई बात कोर्ट के अंदर एज एविडेंस पेश नहीं हो सकती। नवाज शरीफ अपने लिए कोई खास, ये आज जब मैं भी बात करता हूं, सदाकत अब्बासी साहब भी बात करते हैं ऐवान में, तो हम सबको आईन पाकिस्तान ने इस्तिस्ना नहीं दिया। ये एक प्रोटेक्शन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि जो ऐवान है पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान, और पार्लियामेंट, दूसरी पार्लियामेंट में भी ये बात लिखी हुई है, उसमें लोग खुलकर बात कर सकें विदाउट फियर ऑफ लाइबल, विदाउट फियर ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू कोर्ट। तो नवाज शरीफ ने इस्तिस्ना मांगा नहीं है, सिर्फ अपना राइट एज पार्लियामेंटेरियन असर्ट किया। और ये भी मैं पॉइंट कर दूं कि अगर जो बात पहले भी की गई कि उन्होंने इस बयान में कहीं नहीं कहा कि मेरा कुछ इसमें कोई सरमाया था या मैंने कुछ भेजा या मेरी मलकियत थी, ये बात उन्होंने नहीं की। लेकिन जो उन्होंने असर्ट किया, आर्टिकल 66 अभी भी आइन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के अवाम की, आपके वोटर्स की बेसिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नवाज शरीफ साहब से नहीं, सिर्फ आपसे नहीं, कि जो लोग पार्लियामान में जाते हैं वो उस बात पे जवाब दे हों, वो जो बात कह रहे हैं वो उस पे कायम रहे, उस पर उनको सवाल किया जा सके। वो जवाब दे, एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होगी कहीं। वो जवाब दे हैं, वो पार्लियामान में जवाब दे हैं, पार्लियामान पे उस पर बात करें, जितनी मर्जी बात करें। सिर्फ ये लिखा गया 66 में, और मेरी गुजारिश है 66 भी पढ़कर सुना दें, ताकि इसमें कोई ये ना हो कि जी नवाज शरीफ कोई अपने लिए खास फेवर मांग रहे हैं। वो फेवर नहीं है, वो तमाम मुंतखब अरकान पार्लियामान को आईन पाकिस्तान ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि ऐवान में की गई बात को अदालत में घसीटा नहीं जाएगा। राइट, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, योर कमेंट्स ऑन दैट। क्या
जो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि आप जो पार्लियामान में करें उस पर चीजों से मैं आपके मेरे दो इस पे कमेंट्स हैं फरिया। पहला तो यह है कि ऐवान को जो इम्यूनिटी हासिल है कि जो भी आपने ऐवान में जो कमेंट्स किए हैं वो जो इम्यूनिटी हासिल है कि आपको उसके ऊपर पकड़ा नहीं जा सकता, आपको अदालत में नहीं लाया जा सकता, डिफेमेशन क्लेम नहीं की जा सकती, वो बुनियादी उस किस्म के झगड़े से उसका ताल्लुक है जो इस वक्त मुशाहिदुल्लाह खान और फवाद चौधरी या जो और लोगों के दरमियान में जो झगड़ा हो रहा है, इस किस्म की जो डिस्कशन और डिबेट है, इसी के लिए वो कानून 1973 का बनाया गया। अगर आप उसकी रूह देखें, अब नवाज शरीफ साहब भी उसी कानून का सहारा ले रहे हैं, तो वो बड़ा अजीब सा है जो सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लीगली शायद ले सकते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखें क्या है कि उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले जो करप्शन के इल्जामात हैं उनको डिफेंड किया हाउस में, ये एक्सप्लेनेशन देके जो आपने सुनाई है, और इसके अलावा उन्होंने कौम से खिताब करते हुए भी इसी किस्म की बातें की। अब वो कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी मेरा था ऐवान में वो एक पॉलिटिकल कमेंट था और उसको मेरे खिलाफ लीगली इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर उनके खिलाफ मटेरियल फैक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने उसको एज ए टूल यूज किया ऐवान को उस वक्त, तो फिर जो इस वक्त झगड़ा हो रहा है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, मैं चाहता हूं व्यूअर्स को पता चल जाए। ये पाकिस्तान में बहुत मुद्दत के बाद 1996 के जब हुकूमत खत्म हुई पीपल्स पार्टी की, तो उसके बाद ये पहली दफा एक ऐसी पार्लियामेंट आई है जिसके अंदर जेन्युइन ऑपोजिशन है। इससे पहले 1977 का जब आइन बना, 1977 तक तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ऑपोजिशन को, इतनी छोटी सी ऑपोजिशन थी कि उसको मार पीट के एक ऐसा भी सीन आया था कि उनको उठा के मौलाना मुफ्ती महमूद को, जमात इस्लामी वगैरह को धक्के मार के नेशनल असेंबली से बाहर निकाल दिया। गद्दारी के केस हुए थे और गद्दारी के केस होते रहे। उसके बाद यह था कि जो पाकिस्तान में, आगे हम चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1988 से 1996 तक की जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्स रही है नेशनल असेंबली, वो अब चूंकि हम अब पाकिस्तानी कौम बड़ी यंग है तो किसी को याद नहीं है, उसमें बड़ी रोबस्ट किस्म की डिबेट होती थी एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद जनरल मुशर्रफ का जो निजाम हुकूमत था वो इस हद तक मसनूई था कि चूंकि वो खुद बैठे हुए थे एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन के, पार्टी उनकी किंग्स पार्टी उनकी अपनी थी, तो ऑपोजिशन में जान नहीं थी उनको सीरियसली चैलेंज कर सकने की नेशनल असेंबली में। और फिर 2007 जावेद हाशमी के ऊपर भी गद्दारी का केस बनाया, वो भी केस बन गया। सही कह रहे हैं आप। 2008 से 2018 तक की जो 10 बरस गुजरे उसमें एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क था, बहुत ही, आप इसको अगर पोलाइटली भी डिस्क्राइब करें तो दोनों बड़ी जमातों के दरमियान एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और उसमें यह था कि जी हम चूंकि खतरा हमें बुनियादी तौर पर पिंडी से है, इसलिए हम आपस में अपनी टेंशंस को इतना नहीं बढ़ाएंगे। अब एक ऐसी नई असेंबली खड़ी हो गई है जिसमें तो उनको वो डर था फॉर श्योर। जी बिल्कुल, अब उनको वो डर भी था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी था, उनका एक अलायंस ऑफ सॉर्ट्स भी था, हम उसको पॉलिटिकली समझ सकते हैं। अब एक ऐसी तीसरी फोर्स खड़ी हो गई है पॉलिटिकली जिसका वो वाला बैगेज नहीं है पिछला वाला, और उसको कोई खतरा नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। तो यहां पर एक जेन्युइन लड़ाई शुरू हो गई है, जैसी कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, वहां वो इतना सामने हम चूंकि उसको देखते नहीं है, तो बीजेपी के और कांग्रेस के दरमियान भी जो वॉर ऑफ वर्ड्स होती है लोकसभा की, राज्यसभा में शायद नहीं होती उस तरह की, क्योंकि उनका राज्यसभा का जो स्टैंडर्ड ऑफ डायलॉग है वो हमारी सेनेट से खासा निस्बतन बुलंद है, वहां पे बड़े पीएचडीज और बड़े डॉक्टरेट्स लोग बैठे, लेकिन उनकी जो लोकसभा की डिबेट है वो उतनी ही रॉकस है और उतनी ही खौफनाक है। देखिए जापान जैसी जगह पे कुर्सियां मेज चल जाते हैं, अब इंग्लैंड सिर्फ एक ऐसी जगह, हम जब सोचते हैं ना कि नहीं होता तो हम बेसिकली तौर पे बरतानिया की तरफ देखते हैं, अंग्रेजों का मिजाज मुख्तलिफ है, वरना इटली में, ग्रीस में, तुर्की में, जापान के अंदर जहां जहां लोग गर्म तबीयत के पाए जाते हैं वहां कोई हालात इससे ज्यादा बहुत धुआंधार बहस तो बड़ी धुआंधार होती है, लेकिन तमीज के दायरे के अंदर होती है, बातें तो एक दूसरे को बहुत कहते हैं। अंग्रेजों का मिजाज मुख्तलिफ है, अंग्रेजों का मिजाज मुख्तलिफ है। एक दिन ट्रेन लेके तो वहां सड़क पे भी लोग गालियां निकालते हैं, अंग्रेज सड़क पे ट्रैफिक में एक दूसरे को गालियां नहीं निकालते रेड लाइट के ऊपर, लेकिन जब आप वहां से, मैं पेरिस गया हूं तो मैं हैरान रह गया कि फ्रांसीसी शीशा नीचे करके गालियां निकालते हैं। इसी तरह इटली और ग्रीस में भी यही हालात हैं, तुर्की में भी यही है। राइट, सो ब्रिटिश पार्लियामेंट फर्क है, लेकिन रोबस्ट वो भी बहुत है। यहाँ पे याद कराती जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो आके क्वेश्चन टाइम करेंगे जैसे कि बरतानिया की पार्लियामेंट में होता है, मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। 100 डेज पूरे होने वाले हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि माहौल जरा बेहतर हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर इसका आगाज करेंगे। हम बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। और किसी
की जाती जिंदगी पे, खुदा ना खास्ता किसी के घर पे कभी कोई बात नहीं की। सर अब्बासी साहब, ये बड़ी अहम बात है, इसी पॉइंट को आगे लेके चले। लेकिन मैं एक सवाल बता दें, हम मान लेते हैं नैब और FIA हुकूमती मदाखलत से आजाद है, हम मान लेते हैं कि आप उनको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, आप उन पे वैसे तनकीद नहीं कर रहे जैसे पिछली हुकूमत कर रही थी, लेकिन फिर हमें ये भी तो नजर आए कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, साद रफीक और दीगर के साथ साथ अलीम खान साहब, बाबर अवान साहब, परवेज खटक साहब, उनसे भी वही सलूक हो, उनको भी वैसे ही सवाल हो, उनको भी वैसे ही गिरफ्तार किया जाए, फिर आप पेशेंस दिखाएं तो हम कहें यस आपने आजाद कर दिया ना आपको। फरिया, जैसे आपने कहा मैं भी ऐसे कह देता हूं, लेकिन आपके और मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नैब का कानून वो है जिस पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल हुकूमती मजे किए। इन्होंने कानून में हम इनको मुनासिब समझा, इन्होंने कोई तरमीम नहीं की। चेयरमैन साहब वो हैं जो इन्होंने चूज के ढूंढ ढांड के ये लाए। तो आप और मैं कौन होते हैं उनको बताने वाले कि इस तरह करें? अगर उनका कोई तरीका है, कोई उसमें फ्लॉ है, तो मुझे ये बता दें मियां साहब पे केस क्या है? एसेट बियॉन्ड मींस का केस है। यही है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट आपके नहीं है। आप उनके बयान सुन लें, टीवी पे जो बात की वो अलग थी, जो पार्लियामेंट में बात की वो अलग थी। आज माशाल्लाह उससे मुकर गए कि वो तो मैंने वैसे ही की थी। मरियम साहिबा कहती हैं कि मेरे पास, हमारे पास तो लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हसन साहब कहते हैं माशाल्लाह कि मैंने किराए पे ली हुई है। हुसैन साहब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरी हमशीरा की हैं। चौधरी निसार साहब कुछ और कहते हैं, ज़हीन कादरी कुछ और कहते हैं, सदीकुल फारूक कुछ और कहते हैं। सवाल तो सामने आ गया। हमने ये अदालत नहीं लगानी यहाँ पे, हमने एक अमूमी नजरिया देना है कि क्या इनकी बातों में फ्लॉ, इनकी बातों में वो मिसमैच है कि नहीं है। बिल्कुल है। वो कौन किसका बयान मुख्तलिफ होता है जो कहानी बना रहा है। इससे ऊपर क्या है कि वो जो डीड थी, ट्रस्ट डीड थी, वो आपको पता है कैलिब्री फॉर्म की निकली। इससे ऊपर जो आप बात कर रहे हैं जिसको डिसऑन कर चुके हैं। साहब एक सवाल मेरा भी ये सुनिए, ये इतनी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, बयान इस तरफ जाते हैं कि देयर इज समथिंग। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को हरफ आखिर समझ लेते, ना लेते इस्तिस्ना। प्राइम मिनिस्टर पहले भी उन्हें अपना इस्तिस्ना का हक नहीं संभाल किया था। अगर उन्होंने गलत बयानी नहीं की तो उनको जरूरत ही नहीं है इस्तिस्ना लेने की। खुरम दस्तगीर साहब, पहली तो बात यह है कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई सदाकत अब्बासी साहब का कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे उन्होंने खुद फरमा दिया। पहले जुमला एक बड़ा खूबसूरत बोला कि हम तो जातियात पर कोई बात नहीं करेंगे, हम तो एहतसाब पे बात करेंगे। फिर पूरा खानदान गिना दिया है साबिक वज़ीर आज़म का कि उसने ये किया और उसने वो किया और उसने ये किया और उसने ऐसे किया। दूसरी बात ये मैं फिर कहूँगा कि इस्तिस्ना कोई स्पेशल कंसेशन नवाज शरीफ ने क्लेम नहीं की। ये वो हक है जो पार्लिमान के तमाम मुंतखब अरकान को बेलिहाज ओहदा, पार्टी, सीनियरिटी सबको हासिल है और 1973 के आइन के पहले दिन से हासिल है। लिहाजा उन्होंने वो इस्तेमाल किया है। उनको ये जो आइन ने जो कहा हुआ है कि पार्लियामान में की हुई बात अदालत में इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन क्या इस चीज को कोई रुकावट बनी? उनके ऊपर 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसके बाद से एहतसाब में चल रहा है, वो बात कर रहे हैं अपनी, और वो उनके ऊपर पूरे जनाब इल्जामात भी दर्ज किए गए। इतना भयानक किस्म का मीडिया ट्रायल किया गया, लेकिन वो अपनी बात कर रहे हैं। और मैं ये भी याद कराऊंगा कि जो हजार इल्जाम लगाए गए, लेकिन आज नवाज शरीफ की तकरीबन 150 पेशियां मुकम्मल हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के कानून के सामने, पाकिस्तान की अदालतों के सामने सर तस्लीम खम किया है कि वो हर रोज अदालत में पेश होते हैं, और वो तमाम प्रोसीजर जो एक आम शहरी जिसको उसका सामना है, वो नवाज शरीफ उसके जो उस तमाम प्रोसेस में से बतौर शहरी गुजर रहे हैं। तो ये भी उनका जो नहीं ऑप्शंस बड़े हैं, ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन इशू यही है कि वो अदालत के सामने सर तस्लीम खम है, कानून है, कानून के ऊपर हम आपको क्लियर भी कराना था, अपने आप को साफ भी करवाना था, उसके जवाब भी देने थे। कतरी खत पे आप थे और दीगर रिस्पेक्टेड लीडर्स सब आके उस पर इतने लंबे लंबे जवाब देते रहे। आज आप उससे पीछे हट रहे हैं, उधर आप इस्तिस्ना ले रहे हैं। सो जो बात कर रहे थे उसे सिर्फ गुजरना नहीं था, उसको प्रूव भी तो करना था। खुरम दस्तगीर साहब देखिए ना जी, फिर हम फिर अदालतें बंद कर देते हैं, हम यहां गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। कतरी खत मैं एक दफा फिर कह दूं, मोहम्मद नवाज शरीफ ने पेश नहीं किया था अपने दिफा में
वो हुसैन नवाज शरीफ ने पेश किया था। उसका जवाब भी वो सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं। GIT में भी आपको याद है एक एक शख्स, मेरे भाई सदाकत अब्बासी ने जो गिनवाए हैं, वो सब पूरा खानदान GIT के सामने पेश हुआ था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके दोनों बेटे, उनकी बेटी, उनके कजन, उनके दोस्त, सब लोग पेश हुए थे, उनके खानदान के लोग पेश हुए थे। तो सवाल यही है कि हमें अदलिया के फैसलों से इख्तलाफ था और है, लेकिन हम पाकिस्तान की अदालतों में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। जो जिस केस में सजा भी हुई, मैं फिर भी याद करा दूं, वहां ये लिखा गया कि नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज साबित नहीं हो सका, लिहाजा ही इज एक्विटेड। इन तमाम इश्यूज के बावजूद ही वाज एक्विटेड फ्रॉम एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी। बाकी जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मोहित पीरजादा साहब, कतरी खत पर आज आप क्या समझ रहे हैं, क्या था कतरी खत? देखिए, कतरी खत एक कोशिश थी, जिस किस्म का कानूनी और पॉलिटिकल सियासी और कानूनी माहौल रहा है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में, खास करके 10 बरस में, तो उम्मीद ये थी कि कतरी खत एक ऐसी लीगल स्टिक प्रोवाइड करेगा, एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से शरीफ खानदान अपने जो कानूनी मसाइल थे, करप्शन के जो इल्ज़ाम थे, उसको टाइड ओवर कर सकेगा। वो चीज़ उस वक्त हो नहीं सकी। वो एक फोका कारतूस निकला, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका मजाक बन गया। फिर वो कतरी शहजादा घबरा भी गया। फिर ये बात सामने आई कि वो बरतानिया भी नहीं जाता, वहाँ भी वो डरता है, घबराता है। सो वह सारी चीज़ जो थी फिजल आउट कर गई। अब जब नवाज शरीफ साहब की प्रोसिक्यूशन और उनकी ऑपोजिशन उनको ये याद दिलाती है, तो जाहिर है कि वो उससे जान छुड़ाना चाहते हैं उस कतरी लेटर से, क्योंकि उसकी लीगल अफादियत तो उनके लिए थी, वो खत्म हो गई। वो तो अगर उस वक्त फ्लाई कर जाता, वो उनको एक ब्रिज दे देता, उसको मान लिया जाता है एज एन एक्सक्यूज, उसको माना नहीं गया 2016-17 में। तो अब जाहिर है वो गले पड़ गई उनको। सही, अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन इसके ऊपर यकीनन दिनों में फिर बात करेंगे। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।